चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार केवल टीचिंग एग्जाम्स पर। मैं वासुदेव द्विवेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सभी साथी जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाएंगे और कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे कौन कौन लाइव आ चुका है। साथियों, आप सबसे मेरा मिलना पुराना है और आप सब अलग अलग विषय के माध्यम से मेरे साथ जुड़े रहे हैं और आप सब ने देखा है कि मैं उतनी ही तल्लीनता के साथ और उतने ही सहज तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ाने का प्रयास करता हूं। उसी प्रयास को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। और इस नई शुरुआत में आप लोगों ने इतना योगदान दिया, इस योगदान के लिए केवल टीचिंग परिवार आप लोगों का बहुत आभारी है। जितना आप लोगों का शुक्रिया अदा किया जाए वह शुक्रिया अदा मेरे हिसाब से जो है हमारे शब्दों में कम होगा। हम एक छोटे से परिवार के रूप में आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और यह बात मुझसे दीपक सर और रोहित सर ने कही कि सर आप अगर बच्चों का थोड़ा सा एसएसटी में मदद कर दें तो और बेहतर होगा। हम लोग विज्ञान के साथ चल ही रहे हैं तो थोड़ा सा आप जो है एसएसटी वाले सेगमेंट को देख लीजिए। मैंने कहा बिल्कुल सर, बच्चों के लिए तो हमारा जीवन है और बच्चे ही हैं, सब कुछ है। और क्यों, कहाँ, किस लिए छोड़ा, क्या किया, ये सारी बातें करने का बच्चे कोई औचित्य है नहीं। हमें बस मतलब ये है कि 8 तारीख को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है और उस सीटेट के एग्ज़ाम में हमारी क्लास से आपको जितनी मदद मिल सके उतनी मदद पहुंचाने का हमारा प्रयास होगा। और अलग अलग एग्ज़ामों में आप लोगों ने देखा हुआ भी है, अभी एलटी का रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है और एलटी में बच्चों ने सिविक्स के साथ मेरे साथ आगे बढ़ते हुए ये बात देखी कि मैं जितने प्रश्न क्लास में कराता हूं वो सभी प्रश्न बच्चे आते हैं। थोड़ा सा ये मेरे लिए नया अनुभव भी होगा क्योंकि मैं इतने आसान भाषा में तो पढ़ाता हूं लेकिन इतनी आसान चीज़ों को मैं कई बार तैयारी करते समय भूल जाता था। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का प्यार है तो हम लोग जो है बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को आगे करने का प्रयास करेंगे। चलिए, स्वागत है बच्चे आपका, प्रकाश जी। ये सारी बातें बच्चे हम लोग करते रहेंगे, इसके लिए परेशान मत होइए कि क्यों छोड़ा और क्यों नहीं छोड़ा। उचित समय आने पर जो है उसका जवाब दिया जाएगा। अभी हम लोग अपनी क्लास पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीजें हैं हमारे पास और कैसे हम इन बातों को जो है कर पाते हैं। चलिए साथियों, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कहता है अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। इनको हमें क्या करना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और कहता है बच्चे अभिकथन ए 1960 में द्विभाषीय बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया। यह बात बिल्कुल सत्य है कि 1 मई सन 1960 को, ठीक है बच्चे, 1 मई सन 1960 को क्या किया जाता है, 1 मई 1960 को 1960 में क्या किया गया, तो 1960 में बच्चे 2 राज्यों का गठन किया गया। जो मराठी भाषी क्षेत्र था उसको बंबई प्रांत नाम दिया गया और जो गुजराती भाषी क्षेत्र था उसे गुजरात नाम दिया गया। तो यह दोनों क्या होते हैं, भाषाई आधार पर गठित होते हैं। हमें यह बात भी पता होनी चाहिए कि भाषाई आधार पर भारत में गठित होने वाला जो पहला राज्य था उस राज्य का क्या नाम था, उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश, जिसके लिए आमरण अनशन किया था पोटी श्री रामलू जी ने। तो यह बात भी हमें क्या करना है, याद रखनी है। इसके बाद कहते हैं बच्चे आपका इसका कारण देता है। पहले तो अभिकथन है, फिर क्या कहता है बच्चे, कारण देता है। 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ। पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी भाषियों या हिंदी बोलने वालों के लिए गठित किया गया। अब यहां पर यह बात भी समझिए कि 1 नवंबर 1966 की बात है। यह कब की बात थी, तो 1 नवंबर 1966 की बात है जब किसका गठन किया गया, तो एक तरफ हिंदी भाषी लोगों के लिए हरियाणा राज्य का गठन किया गया और दूसरी तरफ बच्चे पंजाबी भाषियों के लिए किसका गठन किया जाता है, पंजाब का। और साथ ही से उत्तर और पूर्वी जिले, हम कह सकते हैं पहाड़ी जिले थे, वहां पर क्या बनाया गया, हिमाचल प्रदेश का गठन किया जाता है। तो ये बात हमें दोनों बातें सत्य प्रतीत होती हैं। लेकिन इस प्रश्न को लेकर के जब मैं एलटी ग्रेड में भी पढ़ा रहा था और अलग अलग मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे कई बार जो है कथन और कारण वाले इन प्रश्नों को लेकर के जो है कठिनाई महसूस करते हैं, इसे गलत कर देते हैं। देखिए, इसे सही करने का मैं आपको बहुत सुंदर तरीका बताता हूं। अब करना क्या होता है, इसमें करना यह है, जब आप अभिकथन पढ़ते हैं कि 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया, क्योंकि 1966 में पंजाब को भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ। पंजाब
पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी भाषियों के लिए। इसलिए 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को हम क्या कह सकते हैं, मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए तो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। तो जहां पर भी हमारा क्योंकि और इसलिए ये दोनों शब्द सटीक बैठे तो उसमें उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में होता यह है कि अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है और कारण उसकी व्याख्या भी सही करता है। लेकिन जब यह हमारा क्योंकि और इसलिए शब्द दोनों में बिल्कुल क्या बैठे, फिट ना बैठे, अर्थात विपरीत सा दिखाई दे, कुछ अलग देखने को मिले, तब हमें क्या कहना पड़ता है, हम कहेंगे कि ए सही है और आर भी सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यह बात हमें यहां पर याद होनी चाहिए। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। चलिए आगे आते हैं। कहता पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? ऐसी कौन सी चीज है जो पृथ्वी को या पृथ्वी के चारों ओर जो है वायुमंडल की परत को बना करके रखती है? कहता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, सूर्य की ऊष्मा या हीट ऑफ सन, या बच्चे आपका पृथ्वी पर चट्टाने और महासागर, चांद का गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहां पर यह बात हमें मालूम होनी चाहिए कि पृथ्वी पर जो हमारा वायुमंडल है, यह वायुमंडल किसके कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है? तो यह वायुमंडल बच्चे पृथ्वी से जुड़ा हुआ है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि पृथ्वी पर किसी पिंड या वस्तु द्वारा लगाए गए बल के बराबर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसीलिए जब हम क्या जाते हैं, किसी दूसरे ग्रह पर जाते हैं, तो पृथ्वी की अपेक्षा हमारे शरीर का जो भार है वह भार हमें कैसा देखने को मिलता है? अलग अलग देखने को मिलता है। तो इस बात को यहां पर भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कहता अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अब फिर अभिकथन वाला प्रश्न आ गया। अभिकथन कहता है शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। अब यहीं पर हमें क्या लगा देना, क्योंकि उनके शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में क्या बनाया गया? दीवाने आम और दीवाने खास बनाए गए। इसलिए शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत और संश्लेषण रूप में लाए गए। शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है? मुगल वास्तुकला का जो है स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो हम क्या कहेंगे बच्चे, दोनों ए और आर सही है, किंतु आर ए की व्याख्या करता है। तो आर और ए दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। इस बात को ध्यान रख करके चलना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। कहता है हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना हुआ है। हमारा सौर परिवार बच्चे किससे मिलकर के बना है? नक्षत्र मंडल से, ग्रह, सूर्य, उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड। ठीक है, कहता है बच्चे आपका आवर सोलर फैमिली, ठीक है, किससे बनी हुई है? सन, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स और मेट्रियोट्स। तो इन सभी से मिलकर के हमारा क्या बनता है बच्चे आपका? तो हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो है हमारा खगोलीय पिंड बना है, या हमारी आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का केंद्र क्या है? सूर्य है। और इन सभी से मिलकर के क्या बना हुआ बच्चे हमारा जो है, तो हम कह देते हैं सौर परिवार हमारा बनता है। अगला आते हैं। कहता है कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़ना है। जेम्स मिल, आप लोगों ने सिविक्स में पढ़ते हुए जेम्स मिल का नाम भी देखा होगा। जेम्स मिल कौन है? जेएस मिल के पिता हैं, ठीक है। और उनके बारे में लिखा हुआ है, जेम्स मिल ने 1817 में एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित की। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जब ये 3 भागों में प्रकाशित करते हैं, एक को क्या कहते हैं बच्चे आपका? हिंदू इतिहास, दूसरे को मुस्लिम इतिहास और तीसरे को ब्रिटिश इतिहास कहते हैं। जेम्स मिल जब अपनी यह पुस्तक लिख रहे होते हैं, उस समय वह अपनी पुस्तक में अनुशंसा देते हैं ब्रिटिशर्स को, कहते हैं कि आपको जो है भारतीयों के ज्ञान के लिए, भारतीयों की खुशी के लिए संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र को विजिट करना होगा और सभी क्षेत्रों को आपको जीतना होगा। कारण क्या है? कारण यह है कि भारतीयों का इससे ज्ञान में वृद्धि होगी, भारतीयों की खुशियों में वृद्धि होगी,
क्योंकि भारतीय अभी तक ज्ञान को नहीं समझ पाए, भारतीय अभी तक खुशियों को नहीं समझ पाए। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, भारत के संपूर्ण क्षेत्र को जीतना पड़ेगा। और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको यह करना पड़ेगा कि आपको भारतीयों को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा, तभी वो क्या हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं और समृद्ध हो सकते हैं। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। नहीं, प्राचीन नहीं बच्चे, बल्कि उन्होंने किस में बांटा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे, एक तो हिंदू में बांटा, दूसरा बच्चे किस में बांटते हैं, मुस्लिम में बांटते हैं, और तीसरा किस में बांटा है बच्चे उन्होंने, तो ब्रिटिश में बांटा है। इन 3 कालों में क्या करते हैं बच्चे, भारतीय इतिहास को बांट करके देखते हैं। तो हमें क्या जानकारी मिल गई, हमें यह जानकारी मिल गई कि ए तो सही है, लेकिन बच्चे आपका बी क्या है, गलत है। तो सी इज अ राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा बच्चे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का जो है चयन करना है। आप सभी जानते होंगे, भारतीय रेलमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं ई श्रीधरन, और ई श्रीधरन को साथ ही साथ हम किस लिए जानते हैं, तो उन्हें मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जो आज आप दिल्ली मेट्रो देखते हैं, इस दिल्ली मेट्रो की जो संकल्पना है, उस संकल्पना को जो है जमीन पर और जमीनी स्तर पर लाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसने किया, ई श्रीधरन ने किया। कभी लोगों ने यह नहीं सोचा था दिल्ली में कि वो चावड़ी बाजार से कश्मीरी गेट 2 मिनट में पहुंच सकते हैं। वो दूरी जिसको तय करने के लिए दिल्ली को लोगों को 2.5 से 3 घंटे का इंतजार करना पड़ता था, आज आप आसानी से पहुंचते हैं। यह करने का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है, ई श्रीधरन को जाता है। आपको कॉन्ट्रैक्ट में और भारतीय मेट्रो में जैपनीज दिखाई देगी, जैपनीज कंपनी दिखाई देगी, उनकी टेक्नोलॉजी दिखाई देगी, लेकिन उस वास्तुकला को वास्तविक स्तर पर उतारने का कार्य किसने किया, ई श्रीधरन ने किया। तो हम क्या लेकर के आए बच्चे, टेक्नोलॉजी लेकर के आए। जैसे आप देखते हैं कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे का विकास किसके द्वारा किया गया, ई श्रीधरन की देखरेख में किया गया। तो ये जो कोंकण रेलवे वो हमारे पश्चिमी घाट का भाग है, और पश्चिमी घाट किस तरीके का है, तो बायोडायवर्सिटी के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा है हमारा, हम कह सकते हैं हॉटस्पॉट है, और जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र है भारत का। और उस क्षेत्र में जहां पर पहाड़ियां कैसी है, कमजोर हैं, भूस्खलन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ऐसे स्थान पर उन्होंने क्या किया, रेल को डेवलप्ड किया। ये रेलवे कैसे डेवलप्ड हो पाई, रेलवे डेवलप्ड हो पाई टेक्नोलॉजी के कारण। तो ये कहता है बच्चे, पहाड़ों में रेल मार्ग का निर्माण आसान होता है, यह तो खराब बात है। पहाड़ महा क्षतीय हैं, चलो ये भी नहीं हो सकता है। पहाड़ी लोग रेलवे का निर्माण कर रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, और इसी कारण क्या हुआ, पहाड़ी क्षेत्र में हम लोगों ने किसको देखा है बच्चे, आपका, तो हम कह सकते हैं कि रेलवे का विकास हुआ। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कथन ए है और बच्चे इसके साथ बी है, इनको ध्यान से पढ़ें। कहता है 1770 में बंगाल में एक भीषण अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। अब यहां पर समझिएगा, इसमें बंगाल नहीं कहेंगे हम बल्कि कह सकते हैं बच्चे आपका बिहार शामिल कर लीजिए। बिहार के साथ साथ प्लस हम बंगाल को शामिल कर सकते हैं, और बंगाल को शामिल करने का मतलब क्या है, इस समय पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल एक थे, मतलब हम कह सकते हैं आज वर्तमान समय का आपका बांग्लादेश का क्षेत्र, अर्थात गंगा का जो निचला मैदानी भाग है उस भाग में। और यह कब का समय है, आप सभी जानते हैं कि इस समय बंगाल में क्या चल रहा है, द्वैध शासन चल रहा है। ठीक है, द्वैध शासन का मतलब क्या, द्वैध शासन का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पैसे वाले कार्य किसके पास है, हम कह सकते हैं कि बंगाल में जब देखोगे तो पैसे के काम तो भाई ब्रिटिश के हाथों में आ चुके हैं, दीवानी राइट्स ब्रिटिश के हाथों में है, और बच्चे बाकी जो जन कल्याण के कार्य हैं वो किसके पास है, तो वो बंगाल के प्रशासक के पास। तो वो क्या है, नाम मात्र का। जनता के प्रति जवाबदेहिता से और जनता से सीधा टकराव से बचने के लिए ब्रिटिश ने यह कार्य किया। और इस दौरान क्या आता है, बंगाल में बच्चे अकाल पड़ता है, और इस भीषण अकाल ने लगभग बंगाल की, जो बंगाल बिहार उड़ीसा वाला क्षेत्र था, इस क्षेत्र की बच्चे लगभग 1/3 पॉपुलेशन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। 1/3 पॉपुलेशन जो है काल के मुंह में समा गई। यह जो आपको दिखाई देता है
बंगाल में अकाल का समय यह 1769 से चालू होकर के 1773 तक हमको देखने को मिलता है, तो इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम कहेंगे इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। यह बात भी सत्य है। तो ए और बी बच्चे दोनों के दोनों कथन क्या है, हमारे सत्य हैं, इसे ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब देखिए यहां से सीटेट ने कई बार अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे हुए हैं हमारे एसएसटी के अंतर्गत। जैसे अभी ये आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसमें 4 विकल्प दिख रहे हैं और फिर यहां पर आ जाते हैं तो बहुविकल्पीय आपको क्या दिया हुआ है, एमसीक्यूज बनाया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया हुआ है। चूज द स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब समझिएगा इससे क्या होता है, कई बार हम लोग यहां पर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि जब इसे हटा दिया जाए मान लेते हैं, फिर आपको सिर्फ इन चारों में से एक को चुनना होता है जो सबसे उपयुक्त हो। क्योंकि अगर यहां पर देखिए इस प्रदेश में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, उगते हैं, इसको हम कट कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम है शंकुधारी वन कहां पर पाए जाते हैं, हिमालयी क्षेत्र में 4500 मीटर की ऊंचाई, उसके बाद क्या पाए जाएंगे, आपका शंकुधारी वन पाए जाते हैं। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। उपोष्ण का मतलब क्या होता है, उपोष्ण का मतलब होता है बच्चे एक ऐसा क्षेत्र जिसे हम क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन क्या है, तो 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर के, ठीक है, और 23 डिग्री साउथ, अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अवस्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। द एरिया लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन। यहां पर क्या हीट सरप्लस है, क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें यहां तक क्या होती है, सीधी पड़ती है। ठीक है, सूर्य की किरणें क्या है बच्चे, आपका सीधी पड़ती है, इसलिए से क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इसके ऊपर का जो एरिया होता है, लगभग हम ले सकते हैं उसको कि 23.5 डिग्री के ऊपर का एरिया, ठीक है, और 23.5 के ऊपर से लेकर के हम 40 से 45, ऐसा कोई वो नहीं है कि बिल्कुल इतना ही होगा, वहां तक के एरिया को क्या कहा जाता है बच्चे, आपका सब ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बच्चे कहां पर आता है, उपोष्ण में स्थित है, सब ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल जोन तक इसका विस्तार दिखाई देता है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, बिल्कुल सत्य बात है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलीय कृतियां पाई जाती हैं। मुख्य रूप से क्या पाया जाता है बच्चे, आपका गोखुर झील पाई जाती है। ठीक है, क्या पाया जाता है, गोखुर झील पाया जाता है, जिसे बिहार में मन, छाड़न और चौर के नाम से जाना जाता है। तो गोखुर झील या ऑक्सबो लेक पाई जाती है इस क्षेत्र में, तो इसे ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी और डी हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये विकल्प ना हो, ये कई बार आया है, लगभग जो है अगर आप पिछले 3 सालों के पीवाईक्यू देखोगे तो सीटेट में बच्चे 3 साल इसको लगातार पूछा गया है, कभी इन विकल्प के साथ है और कभी इन विकल्प के बगैर भी है। अब जब इन विकल्प के बगैर अगर यह प्रश्न बनता है तब आप कैसे करोगे, तब बच्चे ध्यान रखिएगा इसका उत्तर क्या होगा, यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य इसका प्रमुख क्षेत्र कहां पर आता है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चे। अब जहां पढ़ा रहा था क्यों छोड़ दिया, कभी कभी होता है कि भाई दो भाइयों में भी मनभेद होते हैं, खैर मतभेद नहीं होते हैं, और हो सकता है मतों में भेद हो, तो मत भिन्नता के कारण भी कभी कभी ऐसा निर्णय लिया जाता है। खैर ये कोई बात नहीं है, मत भिन्नता चलती रहती है। जैसे आप लोग देखते हो कई बार डिबेट आती है, लोग कहते हैं गांधी और सुभाष की डिबेट, गांधी और जो है बच्चे आप लोग देखोगे अंबेडकर की डिबेट, तो दोनों लोगों में क्या है, मतों में अंतर है, मनभेद नहीं है। हम जिस संस्थान में काम कर रहे थे उस संस्थान को हमने छोड़ दिया, या जो भी कंडीशंस रही, हमारे और उनके बीच बच्चे क्या है, मतभेदों का अंतर है, मतों में अंतर है। हो सकता है कि संस्थान की जो आवश्यकताएं थी या जो बातें थी उन्हें हम पूरी ना कर पा रहे हो, तो जब मत भिन्न होते हैं तो व्यक्ति अलग हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए आप अलग होइए, हंसते हंसते अलग होइए, हंसते हंसते मिलिए, जब भी मुलाकात हो। मतों में भिन्नता होनी चाहिए, मन में क्यों भेद रखना है, मन में किसी से भेद मत रखिए। मैं हमेशा कहता हूं
जिंदगी की खुशी तभी है और जिंदगी में आप तभी तक खुश हैं जब तक बच्चे मतभेद हो। मन में भेद नहीं होना चाहिए। किसी अच्छे मित्र से भी आपका झगड़ा हो जाए तो मैं यही कहूंगा, मत भिन्नता रखिए, मन में भेद मत रखिए। मन भेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, जीवन में जो है मतभेद हो सकते हैं और मतभेद के लिए आप तैयार रहिए। कभी भी भाइयों में भी होते हैं, परिवार में भी होते हैं। चलिए बच्चे, कहता है द earliest evidence of growing crops like wheat and barley are located in which one of the following place? Choose the correct option. गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिलते हैं? गारो हिल्स। आप सभी को पता होना चाहिए कि गारो, खासी और जयंतिया किसका भाग है? शिलांग के पठार में है। मतलब हम कह सकते हैं ये आपको कहां पर दिखाई देगा? मेघालय में देखने को मिलेगा। ये कहां है बच्चे? आपका मेघालय में। जब मालाबार हिल्स की बात आती है, मालाबार तटीय क्षेत्र आपको कहां मिलेगा? केरला में मिलेगा, ठीक है। मालाबार तटीय क्षेत्र कहां पर? हमारा केरल हो गया। अब बच्चे ये कहता है नीलगिरी हिल्स, तो नीलगिरी हिल्स हम क्या जानते हैं? नीलगिरी एज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। नीलगिरी किसका? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का क्या है बच्चे? आपका मिलन बिंदु है। सुलेमान और किर्थर हिल्स, सुलेमान एंड किर्थर हिल्स आर एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। जब ज्योग्राफी में देखेंगे तो उसका एक एक्सटेंशन के रूप में दिखाई देता है। और ये नॉर्थ वेस्ट कहां पर देखने को मिल जाता है बच्चे? आपका नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिमी आपका क्या है? पाकिस्तान क्षेत्र है। नॉर्थ वेस्ट जो सीमा प्रांत है वहां पर दिखाई देगा। और यहां पर बच्चे आप लोगों ने एक जगह का नाम सुना होगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़, और यह किसका एग्जाम्पल है बच्चे? आपका, तो हम कह सकते हैं गेहूं और जौ के उत्पादन के बच्चे हमको साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग टू गैसेस मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर? निम्नलिखित में से वायुमंडल की अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? अब यहां से एक प्रश्न और बनता है। प्रश्न क्या बनेगा? वायुमंडल की सब में पाई जाने वाली सबसे न्यूनतम गैस कौन सी है? यह प्रश्न भी बनता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। न्यूनतम भी बन जाता है और अधिकतम भी बनता है, दोनों बातों को ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे कम कौन सी गैस पाई जाती है? जैसे बच्चे अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो मैं लेकर के आऊंगा ऐसी कौन सी गैस है जो आपका ओजोन डिफ्लेशन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है, या ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैसें कौन कौन सी हैं? ये सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। इसी के अंतर्गत पूछा गया, बहुत आसान प्रश्न है और कई दफा आप लोग पढ़ते समय से छोड़ भी देते होंगे, लेकिन देखिए एनसीईआरटी की हूबहू सेम टू सेम भाषा उठा करके पूछी जाती है। और हमें पता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। लगभग बच्चे आपका 78.8% क्या है? नाइट्रोजन है, और 20 पॉइंट है बच्चे आपका 95% के आसपास क्या आ जाती है? ऑक्सीजन आ जाती है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? राउंड फिगर में 21% कर देते हैं। इसे भी ध्यान रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। कहता है रीड द स्टेटमेंट एंड ए एंड बी केयरफुली। कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। द वेदा समाज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मद्रास इन 1864। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। यहां कौन है? केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू। देखिए दो व्यक्तियों के नाम ध्यान रखने हैं, केशव चंद्र सेन, श्रीधरलू नायडू, ये दो व्यक्ति हैं। इनके द्वारा बच्चे इसकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना कहां पर की गई बच्चे? आपका मद्रास में की गई। यह बात बिल्कुल सत्य है। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द आर्य समाज। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था नहीं, यह आर्य समाज से नहीं बल्कि किससे प्रेरित था बच्चे? आपका ब्रह्म समाज से प्रेरित रहा है। किससे प्रेरित रहा? ब्रह्म समाज से प्रेरित था। और आगे चल करके आपका 1971 में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि 1971 में इसका नाम बदल दिया जाता है। ठीक है, नाम क्या कर दिया जाएगा? नाम बदल दिया जाता है। बदल कर क्या कर देते हैं? तो दक्षिण भारत ब्रह्म समाज कर दिया गया।
ठीक है, क्या कर दिया जाता है बच्चे, आपका दक्षिण भारत ब्रह्म समाज के नाम से इसे जाना जाता है। इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका भी मुख्य उद्देश्य जैसे जाति प्रथा का विरोध करना, महिला शिक्षा की बात करना, एकेश्वरवाद पर बल देना, यही सब इसका भी क्या रहा है बच्चे, आपका उद्देश्य रहा है। तो ए सही है, किंतु बी क्या है बच्चे, आपका गलत है। तो ए सही है और बी आपका क्या हो जाएगा, हम कहेंगे गलत है। इसे ध्यान रखना है बच्चे। मैं तो कह रहा हूं आपको यहां 2-4 दिन जो क्लास ले रहा हूं एलटी ग्रेड की बातें तो ठीक ही है, और मां सरस्वती की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, और अपने भाई बंधु गुरुजन जितने भी साथ में रहे हैं उन सभी की कृपा से बच्चे जो चीजें करने का प्रयास करता हूं, आप सबका इतना प्रेम रहता है और आप सबका इतना विश्वास रहता है कि वो चीज जो है सही हो जाती है। मैंने कहा था एलटी ग्रेड में पढ़ाऊंगा, एक लाइन एक प्रश्न की भाषा नहीं बदलेगी, एक प्रश्न की भाषा बदली नहीं बदली, तो जो कहा वो किया, यहां पर प्रयास रहेगा। ठीक है, फिर बाद में आप लोग खुद ही बताना कि सर आपकी यूट्यूब की क्लास से कितनी मदद मिली है, ये आप लोग खुद ही बता दोगे। हाँ बिल्कुल चलेगी बच्चे, बीपीएससी की भी चलेगी। ठीक है प्रतिमा जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए भाई, कहता था चाइल्ड मैरिज या 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम, ठीक है, पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई। अब इसे किसके प्रयासों से पारित किया गया, हरविलास शारदा, हरिविलास शारदा का नाम ध्यान रखिएगा, शारदा। और इसीलिए बच्चे इसे क्या कहा जाता है, हम आम बोलचाल की भाषा में शारदा एक्ट भी कह देते हैं। इस शारदा एक्ट के माध्यम से बच्चे क्या किया गया, पुरुषों की जो विवाह की आयु थी उसे 18 वर्ष और जो महिलाओं की विवाह की आयु थी उसे कितना किया गया, 16 वर्ष किया गया। अभी आप सभी जानते हैं कि एक विधेयक जो है चर्चाओं पर है और अभी उस पर जो है बच्चे डिबेट बना हुआ है कि पुरुषों की जो विवाह की आयु है उसे कितना करना है, 21 वर्ष करना है। उसको लेकर के क्या चल रहा है, अभी बात चल रही है। तो देखते हैं वह भी जो है अगर पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा तो नई आयु क्या हो जाएगी, 21 वर्ष हो जाएगी। चलिए आइए, कहता है भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथन का चयन कीजिए। इंडिया एंड बांग्लादेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, द सपोर्ट ग्रोथ ऑफ जूट। ठीक है, तो ये जूट की पूछ रहा है। ये आप लोगों ने देखा होगा पानी में लगाया जाता है जूट, जिसके उत्पादन में अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल भारत में पहले स्थान पर है, अब असम दूसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पर है। तो इसे ध्यान रखिएगा, जूट भारत की एक मुख्य नगदी फसल है। कभी नगदी फसल से प्रश्न बने तो ध्यान रखिएगा, जूट इज अ कैश क्रॉप। जूट क्या बच्चे, हमारी कैश क्रॉप है। आप लोगों ने देखा होगा जो गेहूं रखने के बोरे या कई जगह कट्टे कह देते, कट्टा वो वाला मत समझ लीजिएगा कि बंदूक कट्टा, ठीक है, तो वो बनाए जाते हैं। उन कट्टों में हम क्या रखते हैं, अनाज रखते हैं। तो इसका उत्पादन किया जाता है। अब इसके उत्पादन के लिए चाहिए क्या, सबसे पहली बात समझिए, जूट के उत्पादन के लिए चाहिए होती है बच्चे, सबसे जरूरी है एलुवियल सॉइल, या उसे हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। अच्छी विकसित जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है, वर्षा की मात्रा कैसी होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तीसरी आवश्यकता क्या होती है बच्चे, आपका तापमान अधिक होना चाहिए। और ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, जूट का उत्पादन किया जाता है। और साथ ही जो जलवायु है, जलवायु कैसी होनी चाहिए, नम होनी चाहिए, क्योंकि इसके रेशे नहीं तो क्या होंगे, टूट जाएंगे। और इसलिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, नम जलवायु भी होनी चाहिए, आर्द्रता भरी जलवायु होनी चाहिए। और आर्द्र मौसम होगा तो इसकी खेती क्या की जा सकेगी, हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इसे ध्यान रखना है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे से विकसित होता है, बिल्कुल सत्य बात है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, यह बात भी सत्य है। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं। उच्च वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, तो हम कह देंगे कि इसे हैवी रेन और साथ में बच्चे आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, 1, 2 और 3। 1, 2 मतलब ए, बी और डी इज आर राइट, ए, बी, डी। तो थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट। तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो गया बच्चे, बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इसे भी ध्यान रखना है। चलिए
चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। धन्यवाद है भाई, आपका सीटेट पास है, तब भी आप देखने आए हैं, शुक्रिया है। चलिए, विंड्स ब्लो ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट, हाउ टू डू विंड्स ब्लो। पवन सड़कों पर सूखी पत्तियों को उड़ाती हैं। पवन कैसे बहती हैं? अब पवनें कैसे बहती हैं, हमें यह बात पता होनी चाहिए। देखो, आप सभी को यह बात मालूम है कि हवाएं हमेशा कैसे चलेंगी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। जैसे देखिए, यहां पर क्या है बच्चे, आपका हाई प्रेशर है, इसके अपेक्षा यहां पर क्या है, लो प्रेशर है। हो सकता है बच्चे इसकी अपेक्षा क्या हो जाए, विंड्स अब ब्लो कर रही, तो विंड्स कहां से कहां जाएगी, हम कहेंगे हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं। ठीक है, तो विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर हवाएं हमेशा क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, और वायु दाब को निर्धारित करने वाले बच्चे कारक बहुत सारे हैं, जिसमें से हम कह सकते हैं उच्चावचिक कारक है। एक कारक अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं तापमान और भूमि की बनावट। ये सारे क्या होते हैं बच्चे, वायु दाब को जो है प्रभावित करने वाले कारकों में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वायु हमेशा कहां से, उच्च वायु दाब से जो है निम्न वायु दाब की ओर प्रवाह करती है। चलिए, कहता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहां पर देखो, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब है बच्चे आपका 23 डिग्री एंड हाफ, इसे हम क्या कह देते हैं, नॉर्थ, या आप इसी को कह देते हो बच्चे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह देते हो। 23 डिग्री एंड हाफ क्या कहलाता है आपका साउथ, इसे हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कह देते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। अब ये क्या हो गया बच्चे, इसी को हम कहते हैं द एरिया लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन। ये क्या कहलाएगा आपका, ट्रॉपिकल जोन कहलाएगा। ऐसा क्षेत्र जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अवस्थित है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उसी क्षेत्र को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब कारण क्या है, कारण इसका यह है बच्चे कि हमने जो 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ और 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लिया। इसका यह कारण नहीं है कि पृथ्वी 23 डिग्री एंड हाफ पर जो है क्या है, टिल्ट है। इसका कारण बच्चे ये है कि पृथ्वी के टिल्ट होने के कारण जो सूर्य की परपेंडिकुलर या सीधी किरणें हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में वह अधिकतम सीमा जहां तक सूर्य की किरणें लंबवत पहुंच जाती हैं, उसे कर्क रेखा और मकर रेखा कहा जाता है। द अपर लिमिट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर वेयर सनरेज रीच्ड परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सूर्य की सीधी किरणें यहां पर पड़ रही हैं। अब जब सूर्य की सीधी किरणें बच्चे आपका यहां पर पड़ेंगी, तो सूर्य दोपहर में क्या होगा, ठीक इसके ऊपर होगा, भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। तो सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ेंगी, सूर्य की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य पड़ेंगी, और इसलिए यहां का तापमान क्या होता है बच्चे, हम कह सकते हैं कि यहां दोपहर का सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है, इसलिए ये अधिक तापमान प्राप्त करते हैं। आप लोगों ने हीट बजट पढ़ा होगा, ठीक है, या नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे, उस हीट बजट में भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अरे कैसे अलग हो गए बच्चे, अभी आप इसी पे रुके हो, अभी आप एग्जाम दो। पहला काम ये ध्यान रखिए, आपको पढ़ना है, एग्जाम क्रैक करना है सभी के लिए। जो बच्चे आते हैं पूछते सर बीपीएससी के लिए, बेटा ये प्रश्न बीपीएससी में भी आ जाएगा, अरे एसएसटी तो सब जगह एक है, कहीं भी पूछा जा सकता है, तो परेशान मत होइए, आपकी इन बातों का भी जवाब दे दिया जाएगा। मैंने पहले ही बताया बच्चे, कभी कभी क्या होता है, मतभेद होता है चीजों को लेकर के, बस मतभेद के चलते से है व्यक्ति किसी एक ऐसे संस्थान के साथ जिसके साथ एज अ परिवार और एज अ चीजें सब कुछ, अपना घर का समय सब कुछ छोड़ करके काम करता है और उस डेडिकेशन के साथ काम करता है,
तो कभी कभी हो जाता है और मतभेद चलते रहते हैं जीवन में। नहीं तो कौन चाहता है कि जिस परिवार के साथ आप पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से जुड़े हुए हैं, अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं, इतने सारे बच्चों का प्यार मिल रहा है, उस संस्थान से कौन अलग होता है? तो मतभेद के चलते चीजें होती रहती हैं। तो इसको लेकर के आप इतना मत चिंतित होइए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि कुछ हर बात, मैं एक चीज कहता हूं कि हर बात को खामोशी से मान लेना यह भी तरीका है नाराजगी का। तो हर बात को खामोशी से मान लेना ये तरीका भी हो सकता है बच्चे नाराजगी का। तो इस नाराजगी को भी जो है लेकर के चलते हैं। चलिए बातें करते हैं, आप लोग इमोशनल कर देते हैं। चलिए, कहता है बच्चे, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जो है जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? पहली बात बच्चे आप लोग समझिएगा, ठीक है। ये अक्षांश और देशांतर आप लोग पढ़ते हैं, ये होता क्या है ये समझो। अक्षांश देशांतर का एक सीधा सा मतलब समझ लो। पहले तो हम क्या करते हैं ना, एनसीईआरटी पढ़ते समय मुख्य रूप से परिभाषाओं को भूल जाते हैं और सीटेट हमेशा क्या करता है, परिभाषाओं को पूछता है। तो परिभाषाएं समझो। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड। पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है बच्चे? आपका लैटिट्यूड कहलाती है। अच्छा, लॉन्गिट्यूड क्या है? वो भी एंगुलर डिस्टेंस है। भाई अर्थ हमारी क्या करती है? अर्थ अपने एक्सिस पर एक राउंड पूरा करती है। पूरा करने में कितना समय लगता है? भाई हम समय को काउंट करें तो लगभग 24 घंटे। अभी एग्जैक्ट पे नहीं चलते हैं, लगभग 24 घंटे। लगभग 24 घंटे का मतलब क्या हुआ? लगभग 24 घंटे का मतलब है बच्चे 1440 मिनट। 1440 मिनट में पृथ्वी ने कितनी दूरी तय की? हम कहेंगे सर 360 डिग्री, क्योंकि अपनी जगह पर घूम गई, 360 डिग्री हो गई। तो ये भी क्या है बच्चे? आपका पृथ्वी के द्वारा तय की गई दूरी है। लेकिन हमने इसे क्या किया बच्चे? उत्तरी ध्रुव से जो है दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं थी, ये हाफ सर्किल है, उसे हमने क्या कह दिया बच्चे? आपका देशांतर रेखा कह दिया। ऐसे भी समझ सकते हो कि दो देशों के मध्य अंतर को बताने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ऐसे इस तरीके से समझो बच्चे। दो देशांतर के मध्य कितना समय का अंतराल होता है? 4 मिनट का समय अंतराल है। अर्थात बच्चे 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री क्या करती है? रोटेट हो जाती है। तो 4 मिनट का अंतराल क्या है? पृथ्वी के द्वारा तय की गई दूरी है 4 मिनट में, कि पृथ्वी ने कितनी दूरी तय की। हम कहेंगे 1 डिग्री की दूरी उसने क्या की बच्चे? आपका तय की। तो ये क्या है? हम इन्हें कहते हैं बच्चे आपका कि ये हमारे लिए क्या है बच्चे? ये हमारे लिए जो है एंगुलर डिस्टेंस बताती है, ठीक है। एक क्या बताएगी? पृथ्वी द्वारा तय की गई दूरी, और एक किसी स्थान की बच्ची कोणीय दूरी बताती है, दैट इज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब बच्चे इसको हम क्यों बनाते हैं? इसको हमने इसलिए बनाया कि ज्योग्राफर के सामने सबसे पहली बार जो है समस्या आई। तब एक व्यक्ति आए, उनका नाम था बेहम। बेहम महोदय ने पहली बार पृथ्वी के प्रारूप को बनाने का प्रयास किया और उसको नाम दिया गया द मॉडल ऑफ द अर्थ दैट इज कॉल्ड ग्लोब। पृथ्वी के प्रारूप को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? ग्लोब के नाम से जानते हैं। और ग्लोब बनाया गया। जब ग्लोब बनाया गया तो इस ग्लोब के निर्माण के उपरांत हमने क्या किया? चीजों को व्यवस्थित रखा। अब A4 साइज जैसे हमने पेपर ले लिया। अब इस A4 साइज पेपर में हमने सभी चीजों को मान लिया कि ये यहां पर है A, ये यहां पर है बच्चे आपका, ये यहां है और ये यहां पर है। अब इस जगह पर कैसे पहुंचा जाए? तो इसके लिए हमने क्या किया? हमने जो काल्पनिक रेखाएं ड्रॉ की। तो ये क्या है बच्चे? आपका द इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। और काल्पनिक रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं बच्चे? आपका हम कह देते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रूप में जानते हैं। तो ये पृथ्वी में किसी भी स्थान को ढूंढने के लिए, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम सुना होगा या कभी प्लेन देखा होगा। प्लेन बच्चे चाहे फाइटर प्लेन हो, चाहे नॉर्मल प्लेन हो, चाहे आप पानी की शिप देखिए, किस पर काम करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर काम करते हैं। अर्थात उन्हें कोऑर्डिनेशन दी जाती है और उसी आधार पर मान लेते हैं कि मोदी जी का मन हो गया और आपसे खुश होकर के बोला कि एक काम करो, अब आप ही पाकिस्तान पर क्या करो? बम फेंकाओ। आपने कहा जी मैं चला गया। लेकिन आपको बच्चे ये कोऑर्डिनेशन पता होनी चाहिए, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। नहीं तो आप हवा में तो उड़ गए और खुशी खुशी में आपने बम भी फेंक दिया कि ये मोदी जी ने मुझे कार्य दिया, मैं तो फेंक के आ जाऊंगा, और आपने बम फेंक दिया।
बम फेंका और नीचे आया, सोचे मुझे भारत रत्न मिलेगा। आपने पूरा कोऑर्डिनेशन सुना ही नहीं था, हवा से बम तो गिरा दिया और पता चला जब नीचे आए आप तो क्या नहीं रहा, नई दिल्ली ही गायब थी। आपने कहा अब कौन देगा आपको भारत रत्न, तो भारत रत्न नहीं, ऐसे में फांसी मिलेगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करती है बच्चे, हमें पृथ्वी को क्या बताती है बच्चे, आपका जहां कोई स्थान है उस स्थान को ढूंढने पर मदद करती है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने कभी गूगल से अपनी लोकेशन भेजी होगी उस तरीके से। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कहते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA? कहता है बच्चे कि भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की। भगत सिंह है और चंद्रशेखर आजाद हैं, साथ में अगर देखा जाए बच्चे आपका सुखदेव हैं संस्था स्थापना करने वाले। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई। यह बात भी सत्य है कि इसकी स्थापना कहां पर हुई बच्चे, आपका फिरोज शाह कोटला में हुई 1928 में, यह बात भी सत्य है। 1928 में पंजाब में अमृतसर में इसकी स्थापना हुई, नहीं भाई यह बात क्या है आपकी असत्य है, पंजाब में नहीं दिल्ली में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं बच्चे HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी, बिल्कुल यह बात भी आपकी क्या हो जाती है, सत्य है। तो सी इज अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसकी स्थापना कहां हुई बच्चे, आपका फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, कहता है अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए कहता है बच्चे राजस्व वसूली व्यवस्था महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, ठीक है। राजस्व वसूली व्यवस्था महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा की गई, है बात बिल्कुल सत्य है। कहता है बच्चे राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई थी, ना कि जमींदारों को। बिल्कुल, महाल का मतलब क्या होता है, महाल का मतलब ही क्या है बच्चे, महाल का अर्थ होता है गांव। महाल क्या है, महाल का अर्थ बच्चे गांव। इसमें राजस्व वसूल करके जो है ब्रिटिश के पास पहुंचाने का कार्य किसका था, तो गांव के मुखिया का था, गांव के प्रधान का था। इस व्यवस्था को कहां कहां पर लागू किया गया ये बात भी मालूम होनी चाहिए। जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आप लोगों ने नाम सुना होगा खान अब्दुल गफ्फार खान साहब का, या सीमांत गांधी भी उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो सीमांत गांधी, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इसे लागू किया गया, जो आज पाकिस्तान का प्रांत है। यह भारत के कुल 30% भूभाग पर लागू थी। कितने प्रतिशत, तो 30% एरिया पर बच्चे इसे लागू किया गया था, इसे भी ध्यान रखना है। साथ ही ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत क्या था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंतर्गत आगरा था, आगरा के साथ साथ मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत के साथ इसे पंजाब में भी लागू किया गया था, और साथ ही गंगा के मैदानी भागों में भी इसे क्या किया गया, लागू किया गया, जो उस समय ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% इसमें भाग आया करता था। अब बच्चे इसमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों तो सही है, लेकिन क्या बच्चे ये इसकी व्याख्या कर रहा है, हम देखते हैं। राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदारों को, इसलिए राजस्व वसूली व्यवस्था महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। यह फिट नहीं बैठता है, तो हम क्या कहेंगे, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सत्य तो दोनों है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या इसलिए कि यह बताया जाता है कि इससे राजस्व वसूली को क्या करना है, आसान करना या गांवों को जिम्मेदारी देना, इसमें रखा गया था, तो यह हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, कहता है पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है। यह कई बार सीटेट में पूछा गया है। राजाओं और रानियों के बारे में, विद्वानों और कविताओं के बारे में, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में, सिपाहियों और सैन्य जर्नलों के बारे में, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है बच्चे, आपका पेरिया पूर्णम। पेरिया पूर्णम किससे जुड़ी हुई है, तो पेरिया पूर्णम ध्यान रखिएगा ये शैव साहित्य है, ठीक है। कैसा साहित्य है, शैव साहित्य है। ये किस तरीके का साहित्य है, शैव साहित्य है। इसमें किसकी बात की गई है, इसमें बात की गई है बच्चे आपका नायरों की। नायरों का मतलब क्या है, अलग अलग जाति के लोग थे, एक ही जाति के लोग नहीं थे। नायरों की इसमें क्या की गई है, चर्चा की गई है। ये सब क्या थे बच्चे, आपका
तो हम कह सकते हैं शिव भक्त कह सकते हैं या शैव धर्म के उपासक कह सकते हैं, जिसमें साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो ऑर्डिनरी मेंस एंड वुमेन्स, इन सभी के विषय में बच्चे क्या प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। चलिए, कहता है बच्चे, चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, ऐसे हम संसाधन मान लें भाई, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तो संसाधन है ही, ये कलम, ये कैमरे, ये सब संसाधन है। किसके लिए? ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। ये माइक संसाधन है, घड़ी संसाधन है। संसाधन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शुद्धिकरण की, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता की, निष्कर्षण की, वस्तु की खोज की। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज संसाधन तब बनेगी जब उसकी क्या है, उपयोगिता है, ठीक है, जब उसकी यूटिलिटी है, ठीक है, और उसकी क्या है बच्चे, आपका यूजेबिलिटी है, तभी उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे अभी आपके पास क्या है, मोबाइल है, मोबाइल फोन आपका क्या है बच्चे, एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि उसकी आपके जीवन में उपयोगिता है, उसकी आपके जीवन में क्या है, प्रयोज्यता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। किसी भी वस्तु को, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे कोयला हो, चाहे आपका पत्थर हो, चाहे लौह खनिज हो, अलौह खनिज हो, धात्विक खनिज हो, अधात्विक खनिज हो, इन सभी को हम बच्चे संसाधन कब मानते हैं? तो संसाधन उनकी उपयोगिता और प्रयोज्यता के कारण, उनके उपयोग के कारण क्या माना जाता है, संसाधन माना जाता है। चलिए भाई, कहते हैं प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं, ठीक है। यहां लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं, यहां लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहां प्रयोग किया जाता है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। सही विकल्प का चयन कीजिए। अब प्रेरी घास के मैदान कहां हैं? उत्तरी अमेरिका के। जो बच्चे आपके क्या है, हम कह सकते हैं उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, प्रेरी घास के मैदान कहा जाता है। प्रेरी घास के मैदान में बच्चे आपका क्या है, तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, यहां जो कृषि है, एक तो बड़े बड़े क्या है आपके मैदानी खेत है, बिल्कुल समतल है, और वहां पर क्या किया जाता है बच्चे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। जैसे अपने यहां दवाइयां छिड़कने के लिए अपन क्या करते हैं, एक बंदा कंधे पर क्या करेगा, दवाई छिड़काव वाली मशीन टगाएगा और ऐसे छिड़कता घूमता है। वहां हेलीकॉप्टर से किसान छिड़क रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े किसान हैं और साथ में परिश्रमी है। इसीलिए आप देखोगे इसी को लेकर के यूएसए में क्या हुआ था, गृह युद्ध हुआ था अब्राहम लिंकन के टाइम पर। और उत्तरी राज्यों में क्या हुआ बच्चे, फैक्ट्रियों का विकास हुआ, इंडस्ट्री का विकास हुआ, और इस इंडस्ट्रियल विकास के कारण उत्तरी राज्यों में मजदूरों की आवश्यकता थी। दक्षिणी राज्य क्या कर रहे थे, दक्षिणी राज्यों ने गुलाम बना करके रखे थे लोग, और इसी आंदोलन को लेकर के भारत में व्यक्ति रहे और बहुत महान पुरुष हुए, जिन्होंने महिला शिक्षा को लेकर के और जो वंचित वर्ग था उसकी शिक्षा को लेकर के कार्य किया। नाम था ज्योतिबा फुले, ठीक है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा ज्योतिबा फुले का। और ज्योतिबा फुले ने बच्चे क्या किया था, गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। और वह पुस्तक कब लिखी गई और किसके लिए लिखी गई थी, किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई थी? वह अमेरिकी जो गृह संघर्ष था, गृह युद्ध था, जो दास प्रथा को समाप्त करने की बात थी, उस दास प्रथा के ऊपर उनकी वह पुस्तक लिखी गई। तो उत्तरी राज्य चाहते थे कि हमें मजदूर मिले, सस्ते श्रमिक मिले, दक्षिणी राज्य चाहते थे भाई हमारे गुलाम हमारे खेतों में काम करें, और उन्हें अफ्रीका से लेकर के जाया गया, मेहनती होते थे। तो यहां पे लोग क्या है बच्चे, आपका मेहनती होते हैं, और यहां पर बच्चे कृषि की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, यह दोनों सत्य है। प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते, यह असत्य है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है, यह भी असत्य है। यहां पर औसत वर्षा है, जैसे 75 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा पाई जाती है। तो बी और सी बच्चे हमारा क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। एक नई बात आपने सीखी कि गुलामगिरी का आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, लेकिन गुलामगिरी किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई, यह बात भी आज आप लोगों ने सीख ली। चलिए चला जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है बच्चे आपका पृथ्वी का वास्तविक निरूपक है, ठीक है। द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ अवर अर्थ इज, मैंने पहले बताया बेहम महोदय ने क्या किया, प्रथम बार प्रयास किया ग्लोब बनाने का, और द मॉडल ऑफ द अर्थ दैट इज कॉल्ड ग्लोब।
पृथ्वी के प्रारूप को हम क्या कहते हैं बच्चे? आपका ग्लोब कहते हैं। आपने सभी जगह देखा होगा ये पृथ्वी का प्रारूप है, यह पृथ्वी के प्रारूप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्लोब के नाम से। चलिए, कहता है अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए कहता है जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होते हैं। बिल्कुल सत्य बात है कि जनजातियों की संस्कृति परंपराएं जिसमें उनकी भाषा संगीत शामिल है बहुत समृद्ध और विशिष्ट होते हैं, बिल्कुल विशिष्ट हैं। फिर कहता है जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, सामुदायिक संपत्ति की भावना पाई जाती है, यह भी बात सत्य है। जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल करके करते हैं, यह भी सत्य है। इसलिए जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है, नहीं, क्योंकि यह कथन इसके साथ फिट नहीं बैठेगा। और जब नहीं बैठेगा तो हम कहेंगे ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो व्याख्या नहीं करता है। इसमें दो शब्द ध्यान रखिएगा, एक क्योंकि और एक इसलिए। क्योंकि कहां लगाना है? जनजातियों की संस्कृति परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होते हैं, क्योंकि जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल करके करते हैं। इसलिए जनजातियों की संस्कृति परंपराएं जिसमें उनकी भाषा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध है। फिट बैठ रहा? नहीं बैठ रहा। तो बस यहां से उत्तर निकालने का प्रयास करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। देखो, मैंने ये जो आपको क्योंकि और इसलिए दो शब्द सिखाए हैं, इन शब्द को ध्यान रखो। बस ऐसे वाले आपके पास मैक्सिमम प्रश्न होंगे और मैक्सिमम प्रश्न आपके सही होंगे। ध्यान रखिएगा, दोनों में तदाद में बैठना चाहिए। अब आपको उस विषय में बिल्कुल जीरो ही पता है तो दिक्कत हो जाएगी, तो थोड़ी सी समस्या आती है। चलिए, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उसे क्या कहते हैं? क्या आनुवांशिक बीमारी कहलाती है? भाई क्या हमारे जेनेटिक्स में है? आनुवांशिक तो वो होगी, तो भाई इसमें भोजन, जल, वायु ये सब तो नहीं आएगा। फिर कहता है बच्चे आपका संचरणीय बीमारियां कहलाती हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस कहलाती हैं। आप सोच रहे होगे कि सर ये तो साइंस का क्वेश्चन है। नहीं बच्चे, ये एसएसटी का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ये एसएसटी का पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, ये मत सोचिएगा कि आसान प्रश्न ही आएंगे, ऐसे भी आएंगे। तो संचारणीय बीमारियां कहलाती है, उपार्जित बीमारियां कहलाती हैं, एक्वायर्ड डिसीजेस कहलाती हैं। एक्वायर्ड डिसीजेस बच्चे जैसे हमने समय के साथ खूब बैठ के खाया और मोटापा बढ़ा लिया, कुछ बीमारियां आ गई, चोट लग गई, वो हो जाएंगी। जन्मजात बीमारियां जो हमें जन्म के साथ मिलती हैं, ठीक है, तो वो उसके साथ चली जाती है। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे? आपका संचरणीय बीमारियां कहते हैं। संचारणीय बीमारियों का मतलब क्या है? एक दूसरे के संपर्क में आने से जो बीमारियां फैलती हैं, जैसे कोविड था, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न कहता है अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ना है। अभिकथन ए कहता है दादा भाई नेरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। भाई ये कथन तो गलत है। कारण क्या है? भाई दादा भाई नेरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। एक बार कब बने थे बच्चे? आपका एक बार बने 1886 में। ये अधिवेशन था बच्चे आपका कलकत्ता, एक तो कलकत्ता अधिवेशन में रहे। फिर इसके बाद बच्चे अगर देखा जाए तो कलकत्ता के बाद आए 1893 में लाहौर, 1893 में बच्चे आपका था लाहौर अधिवेशन, इसमें भी अध्यक्ष रहे। 1893 के बाद 1906 का अधिवेशन हुआ कलकत्ता, तो कलकत्ता अधिवेशन के फिर क्या बने बच्चे? आपका अध्यक्ष बने, तो 3 बार अध्यक्ष रहे। ये तो गलत हो गया। वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के जो है सदस्य भी रहे। ब्रिटिश संसद में बच्चे शामिल होने वाले पहले भारतीय थे और हाउस ऑफ कॉमन्स में जगह प्राप्त करने वाले पहले भारतीय के रूप में थे। यह बात भी सत्य है। तो ए बच्चे आपका क्या है? गलत है, किंतु आर हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। आर क्या हमारा सही है। ये व्यवसायी थे, वकील थे, व्यापारी थे, इस रूप में देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। कहता है तर्क और अभिकथन। अभिकथन ए कहता है भारत के गांवों से, किसानों से
कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए। मतलब हमेशा आप लोग देखते होंगे कि किसान की आत्महत्या का मुद्दा बना रहता है, चाहे संसद हो और चाहे बच्चे किसी राज्य की विधानसभा हो या कभी कर्ज माफी की बात आए, तो इन सभी में देखने को मिलता है कि किसानों की आत्महत्याओं की संख्या बढ़ती जा रही। तो किसान आत्महत्या के लिए आपको जो है चीजें देखने को मिलती है। तो बिल्कुल आत्महत्या के मामले रिकॉर्ड किए जाते रहते हैं और हमेशा यह चीजें प्रतिवर्ष जो है इसकी बारंबारता हमको देखने को मिलती है। इसका कारण क्या है? कहता है कि तर्क देता है कि मानसून का अभाव और कर्ज ऋण बहुत जरूरी है। और मानसून का अभाव, भारत में अगर मानसून लेट हुआ, क्योंकि हमारे यहां जो अधिकांशतः वर्षा है वह वर्षा कब हो जाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा हो जाती है और बाद में वर्षा हम कह सकते हैं अल्प मात्रा में होती है। और इस कारण से क्या होता है? मानसून का लेट हो जाना या मानसून का समय से ना पहुंचना या मानसून का कमजोर हो जाना, यह किसानों के कर्ज में फंसने का सबसे प्रमुख कारण है। तो एक ये है। और ऐसे में बच्चे कर्ज ना चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है और यही कारण बच्चे क्या है? आत्महत्या का कारण बनती है। अब इसे समझो। अभी कथन है भारत के गांवों से किसानों से कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं क्योंकि मानसून का अभाव और कर्ज ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। इसलिए भारत के गांवों से किसानों से कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो आर ए की क्या करता है बच्चे? आपकी व्याख्या भी बिल्कुल सत्य करता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। आप मान करके चलो आप एक महिला हो या आपके घर में कोई महिला है। पहले आप प्रश्न को पढ़ने के बाद क्या करिए, खुद सोचिए कि महिलाओं के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हो सकती है। भाई महिलाओं के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? जो व्यावसायिक क्षेत्र है उन क्षेत्रों में उनकी सुरक्षा हो। जिन ऑफिस में वो काम करती हैं उन ऑफिस में जहां पर भारत सरकार ने भी नियम बनाया हुआ है कि 30 से अधिक महिलाएं काम करती हो, वहां पर क्या होना चाहिए बच्चे? शिशु देखभाल केंद्र होना अनिवार्य है। मतलब हम उसे बालवाड़ी भी कह सकते हैं कि बच्चा वहां पर जाए और खेले। बालवाड़ी में अगर कभी आप लोगों ने नाम सुना हो, शायद मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है, कि जैसे आप लोगों ने मोंटेसरी विद्यालय को देखा हुआ है। गिजू भाई बधेका है। गिजू भाई बधेका एक इंडियन एजुकेशनल फिलोसफर हैं और गिजू भाई बधेका को जो है भारत में बालवाड़ी केंद्रों या हम कह सकते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन का जनक माना जाता है। और प्री प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य किसने किया? गिजू भाई बधेका ने किया। जिस तरीके से आप ज्योतिबा फुले जी को देखते हैं, किसको लेकर के? ज्योतिबा फुले जी को बच्चे आप लोग देखते हो आकर के। अगर हम बात कहें तो हम कह सकते हैं कि ज्योतिबा फुले जी जहां बच्चे आपका दलित और महिलाओं की शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, वहीं गिजू भाई बधेका जाने जाते हैं बच्चे किसके लिए? तो छोटे बच्चों के एजुकेशन के लिए, प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। उन्हें मोछाई मां के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात मूछों वाली मां के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने प्री प्राइमरी एजुकेशन को क्या दिया? महत्व दिया और उसे आगे बढ़ाया। तो गिजू भाई बधेका का नाम प्री प्राइमरी एजुकेशन में ध्यान रखिएगा, वो भी आपको बंबई में देखने को मिलेंगे। तब बंबई था तो उस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा गिजू भाई बधेका जी का, तो उसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो बालवाड़ियों का क्या होना चाहिए बच्चे? आपका प्रावधान होना चाहिए, या हम कह सकते हैं चाइल्ड केयर सेंटर्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। महिलाओं का बच्चे व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए, प्रोविजन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ये भी है। रात की पाली शिफ्ट के लिए लाने ले जाने की सुविधा, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए देखोगे मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, जिनके यहां जैसे नाइट ड्यूटी में जो महिलाएं होती हैं उन्हें छोड़ने के लिए कैब होती है और साथ में एक सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है? आता है और साथ में जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है? महिलाओं के लिए बच्चे अगर उन्हें क्या करना है, घर की अर्थव्यवस्था में योगदान देना है, उसके लिए तात्कालिक प्रभाव यही होते हैं या तात्कालिक प्रावधान हो सकते हैं। संसद में महिलाओं की सीटों का आरक्षण ये क्या है? दीर्घकालिक प्रभाव के रूप में दिखाई देता है, तात्कालिक नहीं। तो हम क्या कहेंगे? ए, सी और डी, अर्थात सी इज अ राइट आंसर। ए सी डी मतलब बी इज अ राइट आंसर। ए, सी और डी क्या है बच्चे? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज ही सुना? अरे आप लोग तो
इतना सारा जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ते रहते हो और गिरू भाई बधेका जी को नहीं जानते हो? बताइए भाई, गिरू भाई बधेका जी और मरियम मोंटेसरी का नाम सुना है आप लोगों ने? मोंटेसरी एजुकेशन, अरे भैया आप सर्च करिएगा। अगर आपके घर में कोई छोटा बालक है 2-3 साल का, आप उसे एजुकेट करना चाहते हो तो आप पढ़िए गिजू भाई बधेका को, गिजू भाई बधेका के शिक्षा दर्शन को। और सबसे अच्छा जिसने बालवाड़ी में काम किया है, या हम उसे क्या कहते हैं, आप लोग आज उसी को गांवों में देखा होगा, आंगनबाड़ी स्कूल, समझ गए? आंगनबाड़ी जो देखा है ना, आंगनबाड़ी उसी बालवाड़ी का क्या है, संशोधित रूप है। उसी मरियम मोंटेसरी, जो मोंटेसरी एजुकेशन सिस्टम है, उसी का अपडेटेड रूप है। तो बहुत महत्वपूर्ण विचारक है, उनके विचार हमें जानने चाहिए, ठीक है? तो ये आवश्यक होता है। चलिए, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? भाई लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? कारण क्या है भाई? हम बार बार चुनाव इसलिए करते हैं क्योंकि सरकार के उत्तरदायित्व को क्या किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। सरकार का उत्तरदायित्व क्या है? सरकार अपने उत्तरदायित्व से भागे नहीं, ये बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, बिल्कुल। यह एक प्रथागत प्रक्रिया है, यह नहीं, प्रथागत प्रक्रिया नहीं। इन कारणों से पहले आप लोग समझिए, ए बी और सी हमारा क्या है बच्चे, बिल्कुल सही है। राजनीति का मतलब क्या होता है, पहले यह समझो। राजनीति का जो शाब्दिक अर्थ है वह बहुत पवित्र है। राजनीति का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो समुदाय की समस्याएं हैं, जो समाज की समस्याएं हैं, उन समाज की समस्याओं में सभी लोग बैठे और बैठ करके सामूहिक निर्णय के माध्यम से, सामूहिक सहमति के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान निकलना ही राजनीति है। और समुदाय के सभी लोगों की उसमें भागीदारी होनी चाहिए और सभी की सहमति से जो समस्या का समाधान निकले, उसी को क्या कहा जाता है, राजनीति कहा जाता है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला प्रश्न कहता है आपतन की अवधारणा को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? जैसे आपतन कोण पढ़ना हो आपको, या हम कह सकते हैं, हम हीट बजट का एग्जाम्पल लेते हैं, सूर्य तप का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? या हम कह सकते हैं जो हमारे पृथ्वी को क्या प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा है, सूर्य तप, उसको अगर हम लोग देखें बच्चे, तो वो किस तरीके से हम आपको समझा सकते हैं? तो समझाने की सबसे अच्छी विधि क्या हो सकती है? हम कह सकते हैं केस स्टडी नहीं, विचार और मंथन विधि नहीं, प्रदर्शन, ठीक है? डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करना। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि भाई यहां पर क्या है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं और एक लाइट लूं और साथ में ग्लोब लूं और मोबाइल से टॉर्च मार करके आपको समझाऊं, तो यहां पर मैं आपको क्या समझा पाऊंगा? आपतन कोण समझा पाऊंगा। तो इसी को क्या कहा जाता है बच्चे? आपका प्रदर्शन विधि, अर्थात करके सीखिए, ठीक है? लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है? करके सीखना प्रदर्शन के माध्यम से, लर्निंग बाय डूइंग। केस स्टडी, किसी ने ऐसा किया था, अरे ऐसे कैसे समझोगे? समझने का तरीका क्या है? लर्निंग बाय डूइंग है, ठीक है? चलिए अगला आते हैं। कथन है भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि, ठीक है, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों के माध्यम से करता है। बिल्कुल, यह अनुमान लगाता है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। बिल्कुल करता है, और उनके सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करता है। यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह बात भी सत्य है, ठीक है? यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। यह भी ठीक है। यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। क्या आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान की गई है? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसमें? आर्थिक अवसरों की गारंटी बच्चे आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है? आप आर्थिक अवसरों की गारंटी नहीं, बल्कि आपका सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक, ठीक है, इन सभी के विषय में क्या मिलती है? आपको गारंटी प्रदान की गई है। चलिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारणों की सबसे अच्छी व्याख्या है? और यहां पर
राधा कृष्णन जी की एक फिलॉसफी वैसे तो गीता में भी रही, उन्होंने जो किसे बताया था, स्टालिन महोदय को बताया था, वो फिलॉसफी ध्यान रखना। हमारे यहाँ क्या है, हम कहते हैं मरता कौन है बच्चे, आपका शरीर, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा तो अपना शरीर का रूप बदल करके मतलब दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो मृत्यु के बाद भी क्या है बच्चे, आपका जीवन में लोगों का विश्वास था कि यह आत्मा जो है जीवित हो सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं बच्चे, आपका जो व्यक्ति मर जाते हैं उनके साथ हम उन सामानों को क्या करते हैं, दफनाते थे, ऐसा माना जाता था। चलिए नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अब बताइए, अशोक के अभिलेख किस लिपि में आपको देखने को मिलते हैं? कहते हैं अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? कहते हैं संस्कृत में, ब्राह्मी में, देवनागरी में, तमिल में। तो अशोक के जो प्रमुखता है आपको क्या दिखाई देते हैं, अभिलेख देखने को मिलते हैं, वह प्रमुख रूप से किस लिपि में देखने को मिल जाते हैं? ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलते हैं। यह बात अलग है कि आपको खरोष्ठी लिपि भी दिखाई दे जाएगी, ठीक है, खरोष्ठी भी है। खरोष्ठी के साथ साथ अगर देखें हम लोग तो हम कह सकते हैं आरमाइक लिपि भी है, आरमाइक इस लिपि में भी दिखाई दे जाएगा। अगर देखें तो द्विभाषी भी आपको दिखाई दे जाएगा, ग्रीक और आरमाइक लिपि, ग्रीक प्लस आरमाइक, इन सभी लिपियों में अशोक के आपको क्या दिखाई देते हैं, अभिलेख देखने को मिलेंगे। जैसे आरमाइक लिपि अफगानिस्तान चले जाओ, ग्रीक और आरमाइक आप कांधार में देख लो, खरोष्ठी लिपि आप बच्चे कहां देख सकते हो, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, या उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो पाकिस्तान का भाग है, वहां पर देख लीजिए शाहबाजगढ़ी, मनसहेरा, वहां क्या है आपको खरोष्ठी लिपि देखने को मिल जाएगी। आरमाइक और ग्रीक लिपि कहां दिखाई दे जाएगी, आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आइए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नई प्रणाली हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू सिस्टम वॉज डिवाइडेड बाय हॉल्ट मैकेंजी? तो ये तो हम लोग जानते हैं कि हॉल्ट मैकेंजी द्वारा बच्चे क्या किया गया, महालवाड़ी बंदोबस्त को किसने लागू किया, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया। अब यहीं पर बच्चे अगर आपसे पूछ ले कि हॉल्ट मैकेंजी ने तो महालवाड़ी, तो भाई स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ध्यान रखिएगा आप लोग कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस का नाम किसके साथ ध्यान रखना है बच्चे, आपका स्थायी बंदोबस्त के साथ। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को अगर देखना है तो थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो, किसमें, रैयत। रैयत का मतलब क्या होता है बच्चे, आपका रैयत का मतलब होता है किसान, ठीक है, रैयत का अर्थ क्या है, किसान है। यहां पर सीधा समझौता किससे किया गया, किसानों से। यहां पर बच्चे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदारों को बच्चे क्या दिया गया था, तो टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया था। क्लियर रहेगा, चलो आगे बढ़ो। कहता है किसने काश्तकारी की चाबुक नामक पुस्तक लिखी? काश्तकार की चाबुक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो काश्तकार की चाबुक पुस्तक किसने लिखी? नारायण गुरु, वंदना सेवा, ज्योतिबा राव फुले, ई रामास्वामी नायकर। तो ज्योतिबा फुले द्वारा बच्चे कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? गुलामगिरी, काश्तकार की चाबुक, ये पुस्तकें किसने लिखी हैं? ज्योतिबा फुले ने। जो काश्तकार की चाबुक पुस्तक है यह ज्योतिबा फुले द्वारा 1883 में इसे क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। तो इस पुस्तक को भी हमें ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ो। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? बताइए जरा। Which of the following statements about the Indian Constitution is are correct? बताइए। The Indian Constitution came into effect on 26 of January 1950. भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू कर दिया गया। बिल्कुल सत्य बात है। फिर कहता है बच्चे आपका इसमें सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार को लिया गया और सभी भारतीयों को जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं को वोट देने का अधिकार मिला। नहीं, 18 नहीं था बच्चे, आपका 21 वर्ष था। ठीक है, 18 वर्ष की आयु कब की गई? 18 वर्ष की आयु के लिए बच्चे लाया गया था 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और इस एक्ट के माध्यम से बच्चे आपका 1989 में राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया, 18 वर्ष की वोटिंग राइट्स को कर दिया गया। देखिए यहां पर 18 वर्ष के व्यक्तियों को वयस्क माना गया था और उन्हें अपराध करने पर दंड मिलना था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां 18 वर्ष था, नहीं बल्कि 21 वर्ष था, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर रहेगा?
तो यहां पर क्या था बच्चे, आपका 21 वर्ष था, इस बात को ध्यान रख करके चलना है। तो हम क्या कहेंगे, क्या सही है, केवल ओनली ए बी, या बच्चे आपका बी और सी, या ए और सी। तो हम क्या कहेंगे, ए एंड सी आर करेक्ट। ए और सी अपने क्या हो जाते हैं बच्चे, आपका करेक्ट है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ए और सी अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एक सेकेंड, आप लोगों के कमेंट कहां चले गए, बस चलिए भाई, कमेंट ही अचानक से गायब हो गए थे। चलो बहुत बढ़िया भाई, चलिए आप लोग कैसे सेशन को शेयर भी कर दिया करो भाई। चलिए, जब ग्रीनविच पर 11 बजे पूर्वाह्न बजे होंगे तब 9 पूर्वाह्न किस देशांतर पर बजे होंगे। अब यहां हिंदी में पढ़ोगे तो समस्या आ जाएगी। हिंदी में समस्या कैसे आएगी, समस्या ऐसे आ सकती है। अब ये कह रहा बच्चे, जब ग्रीनविच पर पूर्वाह्न 11 बजे होंगे, अरे भैया इससे अच्छा अंग्रेजी में देख लो, नहीं समझ में आए, 11 AM होगा। What will be the longitude at which the time is 9 AM? ठीक है, 9 AM कहां होगा, तो हमें यह बात पता होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं ग्रीनविच क्या बच्चे, आपका ये 0 डिग्री है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। अगर इस टाइम से बच्चे कहां की तरफ जाते हैं, टुवर्ड ईस्ट की तरफ जाते हैं, टुवर्ड ईस्ट जाएंगे। टाइम में क्या करेंगे बच्चे, आपका प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे, 1 डिग्री बराबर कितना होता है बच्चे, तो हम लोग जानते हैं 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। कितने मिनट होता है, 4 मिनट। अगर हम लोग क्या करते हैं, टुवर्ड वेस्ट आते हैं, टुवर्ड कहां जाते हैं, वेस्ट जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं बच्चे आपका, तो हम टाइम में करते हैं माइनस। कितना माइनस करेंगे, तो 1 डिग्री बराबर हमें क्या पता है, 1 डिग्री बराबर होता है बच्चे आपका 4 मिनट। अब हमें देख लेना है कि भाई ये समय इससे आगे का है या पीछे का। अब भाई सीधी सी बात है कि जब 11 होगा तो 9 का मतलब क्या होगा बच्चे, आपका 2 घंटे का अंतराल है। यहां 11 AM होगा तो कहां पर 9 AM होगा। अब इधर की तरफ अगर जाएंगे बच्चे तो आप बताइए टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। अब मान करके चलते 2 घंटे, मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री का समय मतलब 15 डिग्री बराबर 15 चौके 60, तो 2 घंटे का बराबर क्या हो गया, जैसे यहां पर लिखा है 2 आवर बराबर कितना होता है बच्चे आपका 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट। 120 मिनट में पृथ्वी क्या करती है, तो हमें मालूम है बच्चे 1 डिग्री अगर पृथ्वी कितने में घूमती है, 4 मिनट में, तो 120 डिग्री 120 मिनट में पृथ्वी कितना घूम जाएगी, तो हम कहेंगे सर 30 डिग्री घूम जाएगी। 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री घूम जाएगी। अगर 30 डिग्री हम कहां की तरफ आते हैं, ईस्ट की तरफ आएंगे तो टाइम में प्लस कर देंगे। तो टाइम में प्लस करेंगे बच्चे, तो 11 से यहां 2 कर, अगर 2 घंटे प्लस कर दिया 11 AM, और इसमें प्लस कर दिया बच्चे आपका 2 आवर, तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे 1 PM हो जाएगा। ये तो गड़बड़ हो जाएगा बात। और यहां की तरफ जाते बच्चे तो हम क्या करेंगे, 2 आवर माइनस कर देंगे, माइनस 2 आवर कर देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि कहीं ना कहीं वह कहां होगा बच्चे आपका 30 डिग्री वेस्ट में। 30 डिग्री क्या होगा बच्चे आपका वेस्ट, और 30 डिग्री वेस्ट में क्या होगा, तो हम कह देंगे वहां पर 9 बज रहा होगा। ये तो आप लोगों ने टाइम निकालना सीखा ही होगा 6वीं क्लास में, पहले ही टॉपिक में सीख लेते होगे। ठीक है, पहले क्लास में ही सीख लेते होगे। चलिए, दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कौन सा से कथन सही है, उनका चुनाव कीजिए। दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कौन सा से कथन सही है, उनका चुनाव करना है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून का होता है। नहीं भाई, ये कहां होता है, हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है भाई, जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तो हम बड़े दिन की छुट्टियां मनाते हैं। भाई क्रिसमस के आसपास कौन सी छुट्टियां होती थी स्कूल में, बड़े दिन की छुट्टियां होती थी। मतलब 21 और 22 दिसंबर के आसपास क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन होगा। समझ गए बात, ठीक है। कहता दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून का होता है, बिल्कुल, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है तो दक्षिणी गोलार्ध का क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। क्लियर है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की अवधि समान होती। इस दिन बच्चे संपूर्ण पृथ्वी में दिन और रात एक बराबर होते। कारण क्या है, इस समय जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो कहां पर पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, तो सूर्य की सीधी किरणें कहां होती है बच्चे, आपका विषुवत रेखा पर, इसलिए पृथ्वी में हर जगह
दिन और रात की अवधि क्या होती है बच्चे आपकी समान होती है। तो हम क्या कह देंगे बच्चे आपका ए गलत है, बी और सी हमारे क्या होते हैं बच्चे आपका सही है। तो बी एंड सी इज अ राइट ऑप्शन, बी और सी क्या है बच्चे आपका राइट आंसर हो जाएगा। टॉपर्स के लिए लैपटॉप बच्चे हम तो कुछ नहीं दे पाएंगे, हम क्लास दे रहे हैं, यही दे सकते हैं बस, इससे ज्यादा क्या दे पाऊंगा। शिक्षक आदमी तो और इतने अपने पास संसाधन भी नहीं है, यही है। मेरी घड़ी ले लेना भाई, मेरे पास घड़ी है। टॉपर्स के लिए मेरे पास घड़ी है, मेरी वाली घड़ी ले लेना आप, जिसको भी अच्छी लगती हो ले लेना, ठीक है। बाकी क्या ही कहा जाएगा, क्लास दे सकता हूं, आपके एग्जाम में मदद कर सकता हूं, आपकी सहायता कर सकता हूं, और बस आप सीटेट क्वालिफाई करिए। एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इसे क्वालिफाई करिए, बाद में संघर्ष है। संघर्ष यहां नहीं है, संघर्ष तो मेन वैकेंसी में है। सीटेट तो क्वालिफाइंग नेचर का है, इसे क्वालिफाई करिए और आगे बढ़िए, बस इतना काम करना होता है। हाँ, इतना काम करके क्या करिए, आगे बढ़ चलिए। चलिए, सेल के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, सेल के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में जो है परिवर्तित होने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ रॉक फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप इज नोन एज। इसे क्या कहा जाता है बच्चे? जैसे मान लेते हैं कोई रॉक है, वो क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, इस पर क्या होगा बच्चे आपका, हम कह सकते हैं अपर्दन क्षरण। ठीक है, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि इसका फॉर्मेशन हो गया, मैग्मा बनेगी, तापमान बढ़ जाने के कारण और प्रेशर बच्चे आपका रिलीज हो जाने के कारण क्या बन जाएगी? मैग्मा। फिर मैग्मा से क्या बनेगा? इग्नियस रॉक। फिर क्या होगा बच्चे उसका, तो हम कह सकते हैं वेदरिंग होगी और उसके साथ साथ क्षरण होगा। उसके बाद क्या बन जाएगी बच्चे आपका? सेडिमेंटेशन होगा। सेडिमेंटेशन के बाद सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। सेडिमेंट्री रॉक क्या होगी बच्चे आपका? उस पर हम कहेंगे प्रेशर बढ़ गया और टेम्परेचर बढ़ गया, जिसके कारण उसका क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा। मेटामॉर्फिज्म होने से क्या बन जाएगी? मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। जो है प्रक्रिया चलती रहती है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चे? आपका रॉक साइकिल कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? रॉक साइकिल के नाम से जानते हैं। चलिए, कहता है महासागरीय जल का लयबद्ध रूप से दिन में 2 बार उठना एवं गिरना कहलाता है। जब उठेगा तो क्या कहलाएगा बच्चे आपका? ज्वार। और जब गिरेगा तो क्या कहलाएगा? बांटा कहलाएगा। ठीक है, जब उठेगा ज्वार और जब गिरेगा तो क्या कहा जाता है बच्चे आपका? बांटा कहलाता है। इसके लिए प्रमुख चीज कौन सी जिम्मेदार है बच्चे आपका? तो पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का आकर्षण बल। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन सबसे प्रमुख क्या है बच्चे आपका? पृथ्वी का घूर्णन और जो है चंद्रमा का आकर्षण बल, जिसके कारण क्या आता है बच्चे आपका? ज्वार और भाटा आते हैं। तो ईव एंड टाइड्स आते हैं। ठीक है, ज्वार भाटा ईव एंड टाइड्स आते हैं, इसे ध्यान रखना है। चलिए, कहता है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन हमें कहां मिलते हैं? कहता है लिथोस्फीयर स्थलमंडल या जलमंडल या बच्चे आपका एटमॉस्फेयर या वायुमंडल या कहता है बच्चे आपका जैवमंडल। तो हम जानते हैं स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है बच्चे आपका? बायोस्फीयर कहा जाता है या जैवमंडल कहा जाता है। ठीक है, या लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के संयुक्त रूप को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? तो हम लोग उसे कह देते हैं आपका जैवमंडल कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बच्चे, पीडीएफ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का आपके पास लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिए और वहां से क्या करिएगा? पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगा। चलिए, भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? ठीक है, विच मेजर रिवर ऑफ इंडिया फ्लोज थ्रू द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। अब आप लोग सोचोगे सर भारत में कोल्ड डेजर्ट भी है। डेजर्ट का मतलब देखो, आप लोग हमेशा ये मत समझा करो कि उष्ण डेजर्ट होते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। क्यों? जहां अधिक ठंडा क्षेत्र है। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? मरुस्थल का मतलब होता है बच्चे जहां वनस्पति ना हो। तो वनस्पति विहीन क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डेजर्ट के नाम से जानते हैं। भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है? लद्दाख है। और लद्दाख क्षेत्र से कौन सी नदी बहती है? तो हम कह देंगे लद्दाख क्षेत्र से बच्चे आपकी सिंधु नदी बहती है। तो डेजर्ट से भारत में कौन सी नदी बहती है? हम कह सकते हैं इंडस नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी कहां से बहती? भारत में जो है बच्चे आपका लद्दाख प्रांत से बहती है, इसे ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो लद्दाख प्रांत से बच्चे क्या करती है? बहती है।
क्लियर रहेगा। दम चौक से भारत में प्रवेश करेगी, चिल्लासा से भारत में बाहर निकल जाएगी। क्लियर। चलिए आगे आइए। भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती है? अब बताना है, देख लेना है कि केंद्र सरकार किस विषय पर कानून नहीं बना सकती है। बैंकिंग बच्चे केंद्रीय मुद्दा है। पुलिस बच्चे आपका राज्य का विषय है। पुलिस किसका विषय है? राज्य का विषय है। कम्युनिकेशन केंद्र का विषय है। मुद्रा केंद्र का विषय है। जैसे पुलिस हो गया, आप लोग यहां एक और अच्छा कंफ्यूजन वाला प्रश्न बनता है, कभी मान लो ऐसा दे दिया जाए कि जो रेलवे पुलिस होती है, रेल पुलिस या रेल सुरक्षा, ठीक है, रेल सुरक्षा, रेलवे देखना याद रखना, रेलवे बच्चा केंद्रीय विषय है, लेकिन जो रेलवे पुलिस है, रेल की सुरक्षा है, वह किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है, राज्य का विषय है। रेल सुरक्षा किस में आता है? राज्य में आता है। रेलवे पुलिस राज्य में। और ध्यान रखिएगा ये बात बच्चे कि जो रेल है वह किसका है? केंद्र का विषय है। तो कई बार एग्जामिनर आपको यहां पर भी कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो पुलिस हो गया, जैसे स्वास्थ्य हो गया, जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा आपका समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। तो इन सबको ध्यान रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहते हैं? भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहते हैं? ठीक है, शक्तियों का बंटवारा नहीं, शक्तियों का बंटवारा तो किसमें होगा? हम कह सकते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये क्या है बच्चे? आपका सेपरेशन ऑफ पावर को दर्शाता है। फिर कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जैसे भारत में है, हम लोग क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन करके भेजने की, हमारी ये समस्याएं हैं, जाकर के आप संसद में इस पर बहस करिएगा, फालतू की बातों में मत करिएगा। ये बात अलग है कि मुख्य बातों पर बहस नहीं होती, फालतू की बातों पर ही होती है। ठीक है, फिर कहता है बच्चे आपका संघवाद। बिल्कुल, तो 3 स्तरों पर सरकार किसको दर्शाती है बच्चे? आपका फेडरल सिस्टम को दर्शाती है, संघवाद को दर्शाती है। ठीक है, जिम्मेदार सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो इसके लिए क्या होता है बच्चे? आपका समय समय पर जो है चुनावों का आयोजन किया जाता है, जिससे सरकार की उत्तरदायित्व क्या रहे? बनी रह जाए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, कहता है सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो डैश डैश से अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए क्रेच सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य बनाते हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज पास्ड लॉ दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव मोर वुमेन एम्प्लॉइज टू प्रोवाइड, ठीक है, क्रीच फैसिलिटीज। अब क्रीच फैसिलिटीज होती क्या है बच्चे? क्रीच फैसिलिटीज का मतलब होता है शिशु देखभाल केंद्र। क्या कहते हैं इसको हम लोग? शिशु देखभाल केंद्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? शिशु देखभाल केंद्र। जो कहीं पर भी किसी संस्थान में, मैंने अभी आपको बताया कि अगर 30 से अधिक जो है वुमेन्स काम कर रही हैं, तो वहां पर क्या बनाना है? शिशु देखभाल केंद्र बनाना है। यह किसके अंतर किया गया है? तो यह बच्चे आपका मातृत्व सुरक्षा योजना के अंतर्गत यह उपाय किए गए हैं और उसके अंतर्गत यह उपाय शामिल किया गया है। चलिए भाई, कहता है भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा या भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करता है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट? भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। इसकी भावना कहां पर दिखाई देती है? हम कहेंगे भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। इसकी अगर हमें भावना देखनी है तो भारतीय संविधान के भाग 4 को पढ़ना है। भारतीय संविधान का भाग 4 वृद्धों के लिए भी बात करता है, युवाओं के लिए भी बात करता है, बच्चों के लिए भी बात करता है, और राज्य को क्या बनाता है? लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित करता है। साथ ही बच्चों वो किसकी बात करता है? राज्य ऐसा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने का प्रयास। तो ये सारी चीजें क्या बताती है बच्चे? आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी, जैसे हमने संविधान में कहां से लिया हुआ है? आयरलैंड से लिया हुआ है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, डीपीएसपी बोल देते हैं। ठीक है, तो डीपीएसपी हमें क्या बताती है बच्चे? आपका कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। इसकी जानकारी हमें यहां पर देखने को मिलती है।
ठीक है, चलिए भाई देख लिया आपने, अच्छा हुआ। चलिए, राइन घाटी और वॉस्जेस पर्वत उदाहरण है, बताओ जरा। राइन वैली एंड वॉस्जेस माउंटेन्स आर एग्जाम्पल ऑफ। राइन घाटी और वॉस्जेस पर्वत बच्चे आपका किसका उदाहरण है? चलिए जल्दी से बताइए। राहुल यादव जी, कौन था भैया? जिला वैशाली। कल मैं अपना मोबाइल को बेचने गया था, ऊपर वाले का लाख शुक्र है जो नहीं बिका, वरना आज ये वीडियो नहीं देख पाता। चलो भैया, ईश्वर की असीम अनुकंपा आप पर रही और ईश्वर ऐसी अनुकंपा आप पर बना करके रखे कि जो संपत्ति जो है बाप दादाओं ने बनाई है उसे ना बेचा जाए। बहुत बढ़िया बात है, आपने नहीं बेचा। देखिए, ईश्वर की अनुकंपा आप पर बनी रहे, वो मोबाइल कभी ना बिके। आप अपनी मेहनत से नौकरी लेकर के क्या करिए, नया मोबाइल ले लीजिएगा और उस मोबाइल को भी रखिएगा, वो मोबाइल भी आपके कार्य आएगा। कभी कभी पुरानी वस्तुएं भी क्या होती हैं, बहुत काम आती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं, जब कई बड़े विद्वानों को पढ़ोगे तो लिखते हैं पुरानी जीन्स, तो पुरानी जीन्स का यही महत्व होता है, उसे बना करके रखिए। चलो आगे बढ़ा जाए। ब्लॉक माउंटेन्स घनस्रोत पर्वत, फोल्ड माउंटेन्स वलित पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन्स ज्वालामुखी पर्वत, ग्लेशियर। तो ये क्या है बच्चे आपका, ये राइन घाटी और वॉस्जेस पर्वत बच्चे किसका एग्जाम्पल हो सकता है? तो जर्मनी, हम इसको क्या कहते हैं बच्चे, तो ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है या घनस्रोत पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान का उदाहरण है? सुंदरवन? नहीं भाई, ये क्या है बच्चे आपका डेल्टा है। पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट बच्चे ये भी नहीं है। ठीक है, लद्दाख, पूर्वी घाट को हम क्या कहते हैं, सह्याद्री भी कहते हैं। सॉरी, इसको नहीं कहा जाता, ये तो अलग अलग उसमें बांटा हुआ है। सॉरी, गलती से बोल दिया मैंने, अलग अलग तटों में बांटा हुआ है पूर्वी घाट को। ठीक है, जैसे कोंकण तट हो गया और हम इसी को कह देते हैं उत्तरी सरकार कह देते हैं। क्लियर है? चलो, ये क्या है बच्चे आपका सह्याद्री। सह्याद्री का मतलब क्या है आपका, पश्चिमी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट को हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट को बच्चे हम लोग सह्याद्री कहते हैं। लद्दाख क्या है हमारा, कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख एज अ कोल्ड डेजर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है। अच्छा, है होना चाहिए था, क्योंकि जलधारा है, क्योंकि बताइए सर। गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म ओशियन करंट बिकॉज इट। गल्फ स्ट्रीम बच्चे एक क्या है, तो हम कह सकते हैं गर्म महासागरीय जलधारा है। इसका कारण क्या है? ध्रुवों से मध्य रेखा की ओर चलती है। ध्रुवों से जो मध्य रेखा की ओर चलेगी वो कैसी रहती है बच्चे आपका, ठंडी जलधाराएं रहती हैं। ठीक है, मतलब अपवाद के रूप में जो है हमें क्या ध्यान रखना है, अपवाद बस ध्यान रख लीजिएगा बच्चे, हिंद महासागर में चलने वाली जलधारा। ठीक है, ये अपवाद है। ठीक, चलो, जैसे अब बच्चे कहते हैं आपका कौन सा, अंतः भौम भूमि के नीचे से गर्म होती है? नहीं। गर्म पानी के झरने? नहीं। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, अर्थात ये क्या होता है बच्चे आपका, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र से जो है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र की ओर प्रवाह करती है, इसलिए ये क्या है बच्चे आपका गर्म जलधारा के रूप में जानी जाती है। क्लियर है? इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा राव फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है। ठीक है, ज्योतिबा राव फुले's बुक 1873 ऑन द डिमेलिश कंडीशन ऑफ लोअर कास्टेस वॉज डेडिकेटेड टू। भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, भक्ति गायकों को, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल, तो अभी मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी गृह युद्ध में जो है दास प्रथा का विरोध करने वाले जो लोग थे उनको समर्पित यह बुक रही है। अब्राहम लिंकन साहब उस समय क्या थे, अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। क्लियर है? चलिए आगे आ जाइए। कहता है दिए गए कथनों के आधार पर वायुमंडल की परत को जो है पहचाने। आज का अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, आज का क्या होगा बच्चे आपका अंतिम प्रश्न होगा। देखो, ज्योतिबा राव फुले से एक प्रश्न हर बार होगा।
ये ध्यान रख करके चलिएगा। चलिए, कहता है यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। अच्छा, मतलब यहां पर किसी प्रकार की कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है। सभी मौसमी घटनाएं हमें मालूम है कहां होती है, क्षोभ मंडल में। और बच्चे समताप मंडल में तो किसी प्रकार की कोई मौसमी घटना होती नहीं है। इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ये क्या हो जाएगा बच्चे, आपका समताप मंडल हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर बच्चे क्या होता है आपका, यहां पर किसी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती है। ठीक है, और इसीलिए वायुयान यहां पर क्या करते हैं, उड़ान भरते हैं। अब आप सबको जो है जो भी बातें पूछनी है आप लोग पूछ सकते हो। और इन 50 प्रश्नों के साथ आज सीटेट के बच्चों के साथ मेरी पहली मुलाकात है। इससे पहले आप में से कई बच्चे हैं जो मुझे जानते होंगे अलग अलग बैचों के माध्यम से। सीटेट के माध्यम से हमारी मुलाकात पहली बार हो रही है। खैर, ये मुलाकात यूं ही अनवरत चलती रहेगी, आपके एग्जाम तक रोज मिलूंगा, कुछ नया सिखाने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि मेरी क्लास के माध्यम से अगर आपको 1% की भी सहायता मिल जाती है तो मैं उस ईश्वर का आभारी रहूंगा और उसे कई बार शुक्रिया अदा भी करूंगा कि मेरी मेहनत जो है सफल हुई और आखिरकार मैं बच्चों के काम आया। कई दिनों से बच्चों के साथ जुड़ाव बन नहीं पा रहा था, बीपीएससी की क्लास के माध्यम से भी नहीं बन पा रहा था, यूपीएलटी ग्रेड के बच्चों के साथ भी मुलाकात नहीं हो रही थी। धीरे धीरे बच्चे क्या करेंगे, सभी साथियों के साथ मुलाकात करेंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो जाइए, ठीक है, तो परेशान मत हो जाइए, ठीक है। बिल्कुल टॉपिक वाइज भी कर लेंगे, कंप्लीट भी कर लेंगे। प्रयास करूंगा बच्चे आप लोगों को जो है एसएसटी की पेडागोजी भी करा दूं, ठीक है, तो चिंता मत करिए, वो भी करेंगे। और अंत में जब आप एग्जाम दे करके आएंगे तो फिर बात करेंगे ही, फिर देखिएगा और फिर बताइएगा कि भाई सर आपका सेशन काम आया या नहीं आया, ठीक है। तो ये सारी बातें होती रहेंगी। मेरी क्लास बच्चे रात्रि 9 बजे, हम 9 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। 9 बजे मैं आपसे जो है रूबरू होऊंगा। दोपहर 12 बजे रोहित सर, शाम को 5 बजे दीपक सर। देखते हैं जैसा जो भी बनता है, इस हिसाब से हम लोग जो है आप लोगों से समय समय पर मुलाकात करते रहेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो ये सारी बातें हम लोग जो है देखेंगे और बातें करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए हम क्या करेंगे, बस यहीं तक बातें रखेंगे। कल मिलते हैं और कल मिल करके जो है आगे की बातें हम लोग करेंगे। तो धन्यवाद है आप सभी का, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू साथियों।